आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति की सीमाएं या कमियां, लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग, उद्देश्य, इम्पोर्टेंस, इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण आदि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है लिमिटेशंस। किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और साख नीति अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास, कीमतों में स्थायित्व, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, आर्थिक स्थायित्व और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण होते हुए भी इसकी सफलता में कई बाधाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। हम एक के बाद एक इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा संगठित मुद्रा बाजार का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मौद्रिक नीति की सफलता देश में विकसित संगठित मुद्रा बाजार पर निर्भर करती है। संगठित मुद्रा बाजार के अभाव में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में कई बाधाएं आती हैं। भारत में मुद्रा बाजार में साहूकारों, महाजनों, सराफों और देशी बैंकरों का बहुत अधिक रोल है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभावी नियंत्रणों से मुक्त है। इससे मौद्रिक नीति के उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाते। सेकेंड पॉइंट है संगठित तथा असंगठित मुद्रा बाजार में परस्पर समन्वय का अभाव। संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार में न तो निकट संपर्क है, न परस्पर सहयोग है। परिणाम स्वरूप दोनों की ब्याज दर, नीतियां और कार्यप्रणाली में काफ़ी अंतर होने से मौद्रिक नीति की सफलता नहीं प्रॉपर या प्रभावी नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट है विकसित बिल बाजार का अभाव। मौद्रिक नीति की सफलता के लिए विकसित बिल बाजार का होना भी आवश्यक है। काफ़ी प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी बिल बाजार का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। विकसित बिल बाजार का अभाव मौद्रिक नीति की सफलता की महत्वपूर्ण बाधा है। फोर्थ पॉइंट है स्वीकृति एवं कटौती गृहों का धीमा विकास, स्लो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंटिंग हाउसेज। बट्टा गृह तथा स्वीकृति गृहों के तीव्र विकास से बिल बाजार का भी तीव्र विकास होता है, जिससे मौद्रिक नीति की सफलता सुनिश्चित होने में मदद मिलती है। किंतु भारत में पाश्चात्य विकसित देशों के मुकाबले विशिष्ट बट्टागृह और स्वीकृति गृहों की प्रकृति बहुत धीमी और अपर्याप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित एवं पर्याप्त बैंकिंग सेवाओं का अभाव। मौद्रिक नीति की सफलता देश में बैंकिंग सेवाओं के संतुलित और पर्याप्त विकास पर निर्भर करती है। किंतु भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकिंग सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाओं का नितांत अभाव है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में मौद्रिक नीति की सफलता की कल्पना निरर्थक महसूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऋणों की मौसमी मांग। मौद्रिक नीति की सफलता ऋणों की मांग में निरंतरता पर निर्भर करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का आधार भी कृषि है। कृषि क्षेत्र में ऋणों की मांग मौसम के अनुसार होती है, जो अच्छे बुरे मानसून के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक कृषि की मौसमी मांग के अनुसार मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता रहता है। सेवेंथ पॉइंट है ब्याज दरों में विभिन्नता। भारत में संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में पाई जाने वाली विभिन्नता मौद्रिक नीति की सफलता में बड़ी बाधा है। यद्यपि रिजर्व बैंक के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र की ब्याज दरों में काफ़ी एकरूपता आई है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची और अनियंत्रित है। आठवां पॉइंट है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में समन्वय का अभाव। किसी भी देश में मौद्रिक नीति की सफलता उसके राजकोषीय नीति से समन्वय पर निर्भर करती है। भारत मौद्रिक नीति का संचालन और क्रियान्वयन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है,
जबकि राजकोषीय नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है और इन दोनों में तालमेल के अभाव में मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। नवा पॉइंट है आर्थिक विकास की अवस्था। मौद्रिक नीति की सफलता देश में आर्थिक विकास के स्तर और आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। विकसित देशों में मौद्रिक नीति की सफलता लगभग सुनिश्चित होती है, जबकि विकासशील देशों में कई बाधाओं के कारण मौद्रिक नीति की सफलता में भी कई बाधाएं आती हैं। 10वां पॉइंट है बैंकिंग आदतें। विकसित देशों में लोगों में बैंकिंग हैबिट्स से अधिकांश मौद्रिक लेन देन बैंकों के माध्यम से होते हैं, जबकि पिछड़े देशों में बैंकिंग सेवाओं के अभाव में लोग नकद लेन देन से सौदे निपटाते हैं। नकद लेन देन से सौदे निपटाने की प्रवृत्ति से मौद्रिक नीति की सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें असंगठित मुद्रा बाजार का प्रभाव रहता है। एंड लास्ट पॉइंट है ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव। असंगठित मौद्रिक क्षेत्र का विस्तार होने से लोगों में बैंकिंग आदत कम होती है, मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की संख्याएं सीमित होती है, ब्याज दरों में लोचशीलता का अभाव होता है। मौद्रिक अधिकारी द्वारा ब्याज दर बढ़ाने पर भी मुद्रा बाजार में ब्याज दरें नहीं बढ़ती और घटाने पर भी नहीं घटती। वहाँ मौद्रिक नीति अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है। तो ये सब ऐसे रीजंस हैं जहाँ मौद्रिक नीति जितनी सफल हो सकती थी, इन सारे पॉइंट्स की वजह से उसमें असफलता हमें सामने नज़र आ रही है। एंड में एज ए कंक्लूज़न हम लोग ये कह सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि भारत में असंगठित मुद्रा बाजार के प्रभुत्व, राजकोषीय और मौद्रिक नीति में तालमेल का अभाव, देश में बैंकिंग सेवाओं के असंतुलित और अपर्याप्त विकास, आर्थिक पिछड़ापन, ब्याज दरों में विभिन्नता और बेलोचता आदि कारणों से मौद्रिक नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। ये सारे कारण ऐसे हैं जिससे कि मौद्रिक नीति जितनी सफल हो सकती थी उतनी सफल नहीं हो पाई है। और अब हमारा सिर्फ इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है, भारत की मौद्रिक नीति का विवेचन, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही।